अध्याय 10 हम स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य प्रदेश का योगदान पढ़ेंगे। फिर स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश का योगदान। तो जब इसमें ये चीज़ है, मध्य प्रदेश जो है स्वतंत्र संग्राम कितना योगदान था, उसके प्रमुख स्वतंत्र सेनानी कौन थे। फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी भारत छोड़ो आंदोलन और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य केंद्र। इस तरह से हम देखेंगे कि जो हमारे मध्य प्रदेश में जो समाचार पत्र हैं, संस्थाएं जो थी, वह स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप या जो आंदोलन हुआ था मध्य प्रदेश में, जो प्रचुर मध्य प्रदेश में तैयार हो चुकी थी, जिसमें अंग्रेजों के कुटिल राजनीति के विरुद्ध 1857 पहले भी मध्य प्रदेश में कुछ राजाओं ने विद्रोह का झंडा उठाया था। इसमें से दो प्रमुख रूप से उल्लेखनीय, जिसमें राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह। नरसिंहगढ़ के राजकुमार चैन सिंह ने अंग्रेजों को सामने पॉलिटिकल एजेंट के मेडॉक में अपमानित किया था और इन्होंने भी पूरी तरह से अंग्रेजों का विरोध किया था। फिर बुंदेला विद्रोह, मध्य प्रदेश धरती विद्रोह की दूसरी ज्वाला जो थी 1840-1842 में धधकी थी, जब बुंदेलखंड में नर्मदा सागर अंचल में बुंदेला राजपूत गोंड लोधी राजा जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का झंडा उठाया था और अंग्रेज सत्ता के खिलाफ युद्ध हुआ था। इस समय जो थे दीवान जो थे बुंदेला क्रांति के नायक थे और इन्होंने आपसी एकता के अभाव के तथा सफल नहीं हो सका था। फिर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान। यहाँ पर अनेक अंग्रेजी सेनानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष खुलकर अभिव्यक्त किया था, जिसमें स्थानीय राजाओं, जमींदारों, तालुकदारों, मालगुजारों के साथ आम जनता ने भी भाग लिया था और स्थानीय रियासतों और सहयोग साधनों की कमी, निरंतर शस्त्र बिखरी हुई ताकत के बावजूद अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष कई माह तक चला था, जिसमें सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर जिले के कितने ही गोंड मालगुजारों, जागीरदारों ने विद्रोह में हिस्सा लिया और बड़वानी के चीन नायक के पीछे नहीं रहे और आम जनता का सहयोग भी प्राप्त हुआ। इस तरह से हम देखेंगे कि होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, नर्मदा घाटी के क्षेत्रों में भी बड़ी निष्ठुरता का व्यवहार किया गया। बढ़ी हुई मालगुजारी चुकाना किसानों को असंभव हो गया, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ पर जैसे शहरों और गाँव में क्रांति की ज्वाला तेजी से भड़की थी। वहाँ पर सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नौगांव, ग्वालियर, झांसी, शिवपुरी, नीमच, मादीपुर, मंदसौर आदि थे। फिर उसके बाद संग्राम के प्रमुख सेनानी जो थे वह कौन कौन थे, तो हम जब देखेंगे मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र सेनानियों ने भाग लिया था। शायद कोई क्षेत्र ऐसा रहा हो जहाँ पर स्वतंत्र सेनानी मौजूद नहीं थे। हर क्षेत्र में, हर स्थान में लोगों ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अमूल्य बलिदान स्वरूप अपनी आज़ादी प्राप्त की। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सीमाओं में यही बंधा हुआ नहीं था और प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश में किसी न किसी स्थान में स्वतंत्रता संग्राम का योगदान रहा है। फिर 1857 प्रथम संग्राम में भूमिका निभाने वाली में रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रहने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण युद्ध जो है मध्य प्रदेश में लड़ते हुए अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी और उनको पराजित भी किया था और तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया था। और साथ ही साथ वे जब युद्ध कर रही थी 1858 में, तो ग्वालियर किले के पास युद्ध करती हुई बाबा गंगाधर से बगीचे में खेल गति प्राप्त हुई थी। और साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है वह ग्वालियर में है और अंग्रेज जनरलों ने भी लोहा मानते हुए उसे सर्वाधिक पौरुषवाली कहकर उसकी वीरता को सम्मान किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उल्लेखनीय वीर सेनानी जो थे तात्या टोपे ने भी रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में मदद की थी और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद तात्या टोपे ने मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों पर गौरिल्ला पद्धति से वे 2 वर्ष तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। तात्या टोपे गौरिल्ला पद्धति में निपुण थे और अंग्रेजों को बहुत ही टक्कर की लड़ाई थी और वो 2 वर्ष तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। फिर वीरांगना रानी अवंतीबाई, मंडला जिले के वीर सेनानियों में रामगढ़ की रानी ने भी अपने मातृभूमि के प्रति जिस प्रेम और शौर्य का प्रदर्शन किया था, उसके कारण भी वह हमारे देश में महानतम वीरांगनाओं में है। फिर तलवार लेकर वह स्वयं सैनिकों को रणक्षेत्र में नेतृत्व भी करती थी और 1858 में अंग्रेजों की सेना से भी उन्होंने टक्कर लिया और साथ ही साथ आक्रमण भी किया, जिसके कारण रानी जो है अपनी सेना की शक्ति की स्थिति को और किला खाली कर दिया, साथ ही साथ जंगल में चली गई और अंग्रेजों को निरंतर आक्रमण करती रही। लेकिन बाद में वह वीरांगनाओं की एक गौरवशाली परंपरा रही है कि वह बंदी नहीं बनना चाहती थी, पर अपेक्षा मृत्यु को बेहतर समझते थे और क्षण मात्र में ही घोड़े से उतर कर अंगरक्षक से हाथ से तलवार छीन कर अपनी छाती में घोंप लिया और हंसते हंसते मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया। फिर राजा बख्तावर भी हैं, इन्होंने भी
मालवा के पहले शासक थे जिन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया और अंग्रेजों से कड़ी टक्कर दी, और साथ ही साथ उनके विश्वासघात के कारण बख्तावर सिंह गिरफ्तार कर लिए गए और इंदौर में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। फिर सावदत खान भागीरथ सिलावट, इन्होंने भी अंग्रेजी सैनिक अधिकारियों से डटकर मुकाबला किया और अंग्रेजों के पकड़ लिए जाने के से इन्हें फांसी दे दी गई थी। फिर राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, इनके भी 1857 क्रांति में जबलपुर की विशिष्ट भूमिका रही है। ये रानी दुर्गावती के वंशज और गौड़ राज घराने के माने जाते हैं। राजा शंकर शाह व युवा राजपूत के बलिदान अविस्मरणीय है, क्योंकि अंग्रेजों ने विरुद्ध बगावत करने की योजना को नेता बनाया हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने भंडाफोड़ कर दिया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रेसिडेंस ने वर्तमान में मुकदमा चलाने का नाटक कर बाड़ी भीड़ के सामने 18 सितंबर 1857 पिता पुत्र दोनों को ही तोप के सामने मुंह में बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया था। फिर ठाकुर रणमत सिंह 1857 में सतना जिले के मनकारी ग्राम के निवासी ठाकुर रणपत सिंह थे। इन्होंने भी अंग्रेजों के रेजिडेंस पर हमला कर दिया था और रेजिडेंस जो थे वो भाग खड़े हुए थे। तो कुछ दिन बाद दोगांव छावनी में धावा बोलकर उन्हें अंग्रेजों की सेना की एक टुकड़ी को सफाया कर डाला था। इस तरह से उन्हें भी धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया था और 1880 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। फिर दिमान देशबंद बुंदेला, ये महाराज छत्रपाल के वंशज थे जिन्होंने 1857-58 अंग्रेजों को फौज को कड़ी चुनौती दी थी और तात्या टोपे की मदद के लिए 1000 बंदूकची भी भेजे थे और इनको पकड़ने के लिए 5000 रुपये के इनाम भी घोषित कर दिए थे। लंबे संघर्ष के बाद 1862 में उन्हें देशबंद बुंदेला और मारे गए थे। फिर है महादेव शास्त्री। महादेव शास्त्री जो थे वे भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो क्रांतिकारी थे, जो नाना साहेब के पत्र व्यवहार के बनकर क्रांति की जानकारी अन्य सेनानियों तक पहुंचाया करते थे और अंग्रेजों सरकार ने महादेव शास्त्री गतिविधियों को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी थी। फिर बड़वानी में खाचिया नायक भीमा नायक, इन्होंने भी मालवा और निवाड़ क्षेत्र में भील स्वतंत्रता प्रेमी थे, जिन्होंने भीलपुर नाम से एक सैनिक टुकड़ी बना रखी थी और भीलपुर नायक पद पर कार्यरत थे। इन्होंने भी 1857 के संग्राम में विद्रोहात्मक गतिविधियां तेज कर दी थी और 1867 में उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया था और उसके बाद 1857 क्रांति मध्य प्रदेश खेवड़ा, दतिया, दोहा, राधौगढ़, देवास, दौलत, भोपाल, वारिस, मोहम्मद, मतलब इन सब के जो है इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर टंटिया भील 1857 के महासमर के बाद मध्य प्रदेश में पश्चिमी निमाड़ में टंटिया भील ने भी ब्रिटिश सरकार के आतंक का पर्याय था। उन्होंने भी अपने साथियों के साथ ब्रिटिश सरकार को बहुत टक्कर दी थी। फिर है राष्ट्रीय आंदोलन मध्य प्रदेश का योगदान। राष्ट्रीय आंदोलन में सभी धाराएं संघर्षशील रही, जैसे वनवासियों की आज़ादी के लिए अभी तो आहुति दी थी और रियासत और जनता के लिए खुदा राज परिवार में पराधीनता के बेड़े काटने के लिए वर्चस्व दांव पर लगा दिया था और रजवाड़ों की प्रजा की दोहरी गुलामी को तार फेंकने के लिए जूझना पड़ा था। किसानों भी लड़ाइयाँ लड़ी, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, 1942 की जन क्रांति, इस तरह से जो सक्रिय जो जितनी भी क्रांतियाँ हुई, जितने भी आंदोलन हुए, उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें मगरलाल बागड़ी के हिंदुस्तानी लाल सेना की धरती का सशस्त्र संग्राम भी छेड़ा था। फिर है असहयोग आंदोलन। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर जैसी बड़ी बड़ी रियासतों में, अतिरिक्त छोटी रियासतों में भी असहयोग आंदोलन के समय बड़ा उत्साह देखा गया था, जैसे छिंदवाड़ा, जबलपुर, खंडवा, सिवनी का दौरा किया और अभूतपूर्व राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनता में शराबबंदी, तिलक स्वराज फंड, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी शिक्षा संस्थाओं का त्याग और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, हथकरघा उद्योग की स्थापना आदि में इन्होंने बहुत ही योगदान दिया। साथ ही साथ वकील न्यायालय जाना चाहते थे, उनकी गांधी टोपी पहनकर न्यायालय में प्रवेश किया और इस तरह से राष्ट्रीय भवनों में राष्ट्रध्वज भी फहराए गए थे। फिर झंडा सत्याग्रह। राष्ट्रीय ध्वज के समय में जो झंडा सत्याग्रह हुआ, उस समय भी अस्मिता और गौरव का प्रतीक होता था, जिसको चरखा मुक्त तिरंगे को यह दर्जा प्राप्त हुआ और 1923 में इस ध्वज की आन बान शान को लेकर एक ऐसा प्रसंग उपस्थित हो गया जिसमें न केवल राष्ट्रीय ध्वज के प्रति संपूर्ण राष्ट्र की श्रद्धा निष्ठा की मुखर अभिव्यक्ति हुई, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत से मान्य करने पर विवश होना पड़ा था, जिसमें कि स्वर्णिम अध्याय जो झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें टुरिया जंगल सत्याग्रह। 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किया था, उस समय सिवनी में कार्यकर्ताओं ने दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था, जो सिवनी में 9-10 मील दूर सरकारी जंगल चंदन बगीचों को घास काट कर सत्याग्रह का शुरू किया।
जिसमें पुलिस दरोगा रंजन सत्याग्रह को समर्थन करने आए जन समुदाय ने बहुत अभद्र व्यवहार किया और जनता उत्तेजित हो उठी थी और सिवनी में डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर ही टीच देम लेशन पुलिस ने गोली चला दी थी। इस घटना में स्थल में 3 महिलाएं गुड्डोदाई, रैनाबाई, बेमाबाई आदि पुरुष बिरजू आदि शहीद हो गए थे। इस तरह से इनके परिवार वालों को अवसाव भी जो थे वह इनके परिवार वालों को नहीं दिए गए थे। फिर है मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में भावरा ग्राम में हुआ था, जो 14 वर्ष की अवस्था में ही असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। और उसके साथ साथ जब उनसे अदालत में पूछा गया था गिरफ्तारी के बाद, तो उन्हें अपना नाम आजाद बताया था, पिता का नाम सतत्ता बताया था और पता जेल खाना बताया था। इस तरह चंद्रशेखर के नाम के साथ आजाद भी जुड़ गया था। दूसरा और इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार के आतंक का दूसरा नाम जो था चंद्रशेखर आजाद था, क्योंकि वह जो सशक्त क्रांतिकारी की ज्वाला धधकने में क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी तैयार करने के लिए श्रेय जो है चंद्रशेखर आजाद को ही जाता है। फिर उत्तर भारत के आजाद के पीछे उस समय बहुत पड़ी हुई थी और उसके साथ कुछ साथी विश्वासघात कर चुके थे, जिसके कारण भी उनको पकड़ लिया गया था। जो इलाहाबाद बचते बचते इलाहाबाद पहुंचे, जहाँ 27 फरवरी एल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे और दिन के 10 बजे उन्हें पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। लेकिन उसके बाद भी पुलिस के छक्के छुड़ा दिए थे। जब पिस्तौल में उसकी एक गोली बची थी तो उन्हें अपने कनपट्टी में उससे दाग कर शहीद हो गए थे, मतलब जीवित उनके हाथ कभी लगे ही नहीं। फिर 23 जुलाई 1931 की रात को दिल्ली के मुंबई जा रही पंजाब में प्रथम श्रेणी में डिब्बे अंग्रेज अफसर जो थे, जिसके अंतर्गत यशवंत सिंह, भुसावल में देव नारायण तिवारी, दलपत राव, इस तरह से गोरे अफसर के राइफलों जंजीरों, मतलब ये जो क्रांतिकारी थे ये सारे जो थे देश के आज़ाद के लिए बहुत ही संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे। फिर स्वतंत्रता संग्राम के समय अनेक क्रांतिकारी देश के बाहर रहकर आंदोलन चला रहे थे। मध्य प्रदेश में मौलम्मा मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाल के जो क्रांतिकारी थे, जोर साहस, देशभक्ति, अमिट लगन के साथ देश की आज़ादी के लिए कई कार्य किए, जो अमेरिका, जापान, काबुल आज़ादी के लिए संघर्ष में भूमिका जो है उल्लेखनीय रही। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका है। भारत छोड़ो आंदोलन भी एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस में समिति को प्रेरित किया था। साथ ही साथ यह प्रत्येक नगर, तहसील, ग्राम में भी जनता ने अपने आप को संगठित किया और संघर्ष का सूत्रपात किया। बैतूल जिले में भी उग्र रूप धारण कर लिया था, जिसमें गोली चलाकर दमन करने का प्रयास किया गया था। मंडला, सागर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर आदि स्थानों पर भी जनता ने शासकीय कार्यालयों पर हमला कर अभिलेखों को विनष्ट किया, रेल तार के परिवहन साधनों को छिन्न भिन्न कर दिया। इस तरह से जबलपुर में सेठ गोविंद दास बंदी बना लिए गए थे। इसकी प्रतिक्रिया से आंदोलन और तेज हो गया था और खंडवा, खरगोन, धनौर, इस तरह से अनेक स्थानों पर भी नागरिकों ने अंग्रेजों का विद्रोह किया था। फिर ग्वालियर रियासत में सार्वजनिक सभा में जो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया, साथ ही साथ उत्तरदायी शासन की मांग की। जैसे भोपाल रियासत भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित बांटा गया था और उसके सिंगुर राजस्थान स्थानों में भी आंदोलन हुए थे। फिर रियासतों के विलीनीकरण आंदोलन, जब रियासतों का विलीनीकरण हो रहा था तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने के असफल रहा, परंतु ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के शासकों को यह आभास करा दिया कि स्वाधीनता की मांग अपेक्षा अधिक समय तक नहीं जा सकती, क्योंकि अंतरिम सरकार बन जाने के बाद रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग में जोर पकड़ा और रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि ब्रिटिश सार्वभौमिकता समाप्त होने पर भी किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित हो सकते हैं और प्रजा जो है मंडलीय आह्वान पर रियासतों को जनता के उत्तरदायी शासन की मांग के लिए आंदोलन किए जा सकते हैं। फिर विलीनीकरण के समझौते पर भी कई हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें टीकमगढ़ जिले बमौरी रियासत निरंकुश शासन मुक्ति लोकप्रिय शासन की स्थापना के लिए भी आंदोलन जलाया गया। फिर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य केंद्र थे, जिसमें जबलपुर एक था। जबलपुर भी राष्ट्रीय आंदोलन का एक मुख्य केंद्र था, जिसमें पिल्लई इतिहास में कामा कांटा मारू काम से संबंधित थे। 1916 में 1917 में लोकमान्य तिलक जबलपुर आए थे, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी 1921 में जबलपुर आगमन हुआ था। नागरिकों राजनीति कोष में भी 20,000 रुपये की राशि भेंट की गई थी। इस तरह से झंडा सत्याग्रह का आरंभ भी जबलपुर में ही हुआ था। यहाँ पर जो नेता थे, रोजपुर आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था, इसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था, उसमें पंडित सुंदरलाल और श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान भी इस आंदोलन में शामिल थे। फिर इंदौर में भी केंद्र था, जिसमें
क्योंकि वहाँ भी कन्हैयालाल खादीवाला आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भोपाल में जब मोहम्मद बरकतुल्लाह जो भोपाली विदेशों में रहकर भी स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया। इस तरह से भोपाल भी एक क्रांतिकारी केंद्र बना हुआ था। फिर विंध्य क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र, यहाँ पर भी रीवा राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन सबसे आगे आया। इलाहाबाद के निकट होने के कारण यहाँ आंदोलन की लहर शीघ्रता से पहुंची और 1920 में नागपुर अधिवेशन में हुआ, जिसमें कि कुछ रीवा के मुख्य कार्यकर्ता थे पंडित शंभूलाल शुक्ल, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। फिर ग्वालियर में भी उसी तरह से हुआ। रियासत भिंड से मंदसौर तक फैली हुई थी। इसका राष्ट्रीय आंदोलन की आग फैल गई थी, जिसमें 1908 में मुरार से स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें गेंदलाल दीक्षित, चंद्रशेखर आजाद अनेक बार ग्वालियर के विभिन्न क्षेत्रों में छुपे रहे। फिर 1930 में विदेशी वस्त्र बहिष्कार संस्था भी बनाई गई थी। 1932 में ग्वालियर में गोवा षड्यंत्र कांड हुआ था। इस संबंध में भी जिन लोगों को दंडित किया गया था उसमें बालकृष्ण शर्मा, गिरधारीलाल, रामचंद्र सरवटी, स्टीफन जोसेफ मुख्य थे। इस तरह से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के सार्वजनिक सभा में समर्थन किया गया। विशाल प्रदर्शनी और हड़तालें भी की गई थी। फिर 1940 में ग्वालियर राज्य के शिवपुरी शहर के केंद्र बन गया था और साथ से व्यक्तिगत सत्याग्रह शिवपुरी विश्वनाथ गुप्ता को भी 2 वर्ष की सजा काटनी पड़ी। इसके अलावा भी कई स्थान ऐसे छोटे छोटे नगर और कस्बे थे जहां पर राष्ट्रीय आंदोलन तीव्रता से फैला हुआ था, जैसे धमतरी, मंडला, दमोह, नरसिंहपुर, झाबुआ, धार, मंदसौर, भानपुरा, गढ़ाकोटा, डिंडोरी, डोंगरगांव, छिंदवाड़ा, प्रभातपट्टम, नाहिना, घोड़ा डोंगरी, सागर, टीकमगढ़, ओरछा, रतलाम, विदिशा, कुरबई इत्यादि। मतलब इस तरह से बड़े बड़े शहरों के अलावा भी छोटे छोटे नगर और कस्बों में भी आंदोलन तेजी से हो रहे थे जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के समय मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था, राष्ट्रीय आंदोलन के समय मध्य प्रदेश शासन व्यवस्था कैसी थी? यहाँ पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी, जैसे जबलपुर, मंडला, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, खंडवा, ये जुड़े हुए सीधे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे, जबकि मध्य प्रांत जो थे महाराष्ट्र के अनेक जिलों में सम्मिलित थे। इस तरह से वर्तमान में मध्य प्रदेश में शेष भाग में देसी रियासतों का शासन था, जैसे इंदौर, ग्वालियर, रीवा, देवास, भोपाल आदि अनेक स्थानों में ऐसी थी जो देसी रियासत के संरक्षण में कार्य कर रही थी। फिर इस व्यवस्था के कारण भी देश जो रियासतों में देशभक्त राष्ट्रीय आंदोलन भाग लेने के लिए पड़ोसी प्रांतों में जाते थे और आंदोलन में भाग लेते थे। इस प्रकार से चल रहे आंदोलन में कार्यरत स्वतंत्र सेनानियों के दमन भी किया गया था। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय जागरण या समाचार पत्रों की भूमिका। राष्ट्रीय जागरण में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि समाचार पत्रों और के माध्यम से ही लोगों तक आसानी से उनकी भावनाएं, देश जागृति, भावनाएं जो उनकी जागृति की गई थी, जैसे कि लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन आदि नेताओं के आगमन से राष्ट्रीय भावनाओं को बल मिला था। उसी प्रकार अनेक समाचार पत्रों से भी ब्रिटिश शासन के अन्यायी दमनकारी नीति जनता के आंदोलन के लिए भी प्रेरित किया गया था, जिसमें प्रमुख थे कर्मवीर, अंकुश, सुबोध सिंधु, न्याय सुधा, आर्य वैभव, लोकमत, प्रजामंडल पत्रिका, सरस्वती विलास, साप्ताहिक आवाज, सुबह वतन आदि जो थे वह प्रतिदिन समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो सके थे और गुप्त रूप से बुलेटिन तथा पर्चों की जनजागृति का कार्य भी किया जाता था। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो स्थापित संगठन और संस्थाएं, बहुत सी संस्थाएं और संगठनों का स्थापना किया गया था, जिसके माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन हो रहे थे उसके प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका हो रही थी, जिसमें ये था रियासतों में प्रजामंडल, सार्वजनिक सेवा संघ प्रमुखता से उभरे, जिसके अतिरिक्त समय समय पर ऐसी संस्थाओं संगठनों की स्थापना भी हुई थी। फिर है गुरुकुल 1929 में, हिंदुस्तानी सेवा दल 1931 में, चरखा संघ रीवा में, ग्वालियर राज्य सेवा संघ, हरिजन सेवक संघ, लोक सेवक संघ, ग्राम सेवा कुटीर, सेवा समिति, सेवा मंडल, ज्ञान प्रकाश मंडल। इस तरह से जो आंदोलन के दौरान भारत में अनेक राजनीतिक दलों और समाजसेवी संस्थाओं का गठन हुआ, जिससे रीति नीति कांग्रेस से पृथक थी, परंतु आंदोलन की उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है मध्य प्रदेश की जनता ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? जंगल सत्याग्रह क्या था? लिखिए। झंडा सत्याग्रह किस प्रकार हुआ? वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश का क्या प्रभाव पड़ा? फिर टिप्पणी लिखिए। बरकतुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, कुंवर चैन सिंह, टंटिया भील, वीरांगना अवंतीबाई और ठाकुर चरणलाल। ये कॉपी में जरूर नोट करें।